नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लोअर पीसीएस के लिए, ठीक? तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार। इससे संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप हमारे थ्योरी बैच से जुड़े होंगे। थ्योरी बैच में जाके आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करोगे। साइंस एंड टेक में जाइए, इन पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार, इनका रिवीजन करोगे कंप्लीट। यहाँ हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपका रिवीजन करवा देंगे और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन पीडीएफ को लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ और समझ लो। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन में आ सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप आएँगे तो लोअर पीसीएस के कंप्लीट थ्योरी बैच आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ दी गई है, ठीक है? और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लोअर पीसीएस के लिए टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 बैचेज़ हैं, जिस भी बैच से आपकी इच्छा हो आप जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। 1 में कह रहा है कि एक पुस्तक है जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। इसका नाम है इंजन ऑफ क्रिएशन, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये पुस्तक किसकी है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा, ये मुझे पुस्तक बता दो किसकी है? नोरियो तानीगुची की है या फिर ड्रेक्सलर साहब की है? आंसर होगा ड्रेक्सलर साहब। कुछ पुस्तकें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन पुस्तकों पर ध्यान देना। ये पुस्तकें नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं और आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक? कुछ पुस्तकें, महत्वपूर्ण बुक्स, कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? एक तो पुस्तक आप याद रखोगे यही, द कमिंग एरा ऑफ द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इस पुस्तक को ध्यान रखना, ये पुस्तक है ड्रेक्सलर साहब की। किसकी है? ड्रेक्सलर महोदय की। एक पुस्तक का नाम याद रखोगे, द सिंगुलैरिटी इज नियर। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है और है किसकी? ये है कुर्जवील महोदय की। ये है कुर्जवील महोदय की, ठीक है? बस इतना नाम याद रखो, इनका पूरा नाम है रे कुर्जवील। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक पुस्तक की हम चर्चा और आपसे कर लें। ये पुस्तक है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग स्मॉल सिस्टम्स, स्मॉल सिस्टम्स। ये है रोजर्स महोदय की, रोजर्स और साथ ही साथ एडम्स महोदय की। तो पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एरिक ड्रेक्सलर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है? और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि वर्ष 1996 में हेराल्ड क्रोटो, रिचर्ड स्मैली और किस अन्य वैज्ञानिक को फुलरीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था क्रोटो, एक का नाम था स्मैली और एक का नाम था कर्ल। रॉबर्ट कर्ल इनका नाम था, ठीक है? तो इन्होंने फुलरीन की खोज करी थी। अब सवाल ये बनता है कि भैया ये भला क्या है? फुलरीन क्या है? आओ जरा इसके बारे में ए टू जेड बातें हम आपसे कर लें, जहाँ तक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रिवीजन आप थ्योरी बैच में पीडीएफ से लगातार करते जाना और यहाँ भी हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा योजनाएं आपके साथ-साथ लगातार करवाते चलेंगे। फुलरीन, फुलरीन के बारे में 2-3 बातें समझ लो। सबसे पहले ये है क्या? आप बताओगे, ये है कार्बन का अपरूप। कार्बन का ये अपरूप है। क्या बता सकते हो इसकी खोज कब हुई थी? हाँ, खोज हुई थी 1985 1985 में। इससे संबंधित कौन-कौन से वैज्ञानिक हैं? कौन-कौन से वैज्ञानिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं? एक का नाम है हेराल्ड क्रोटो, दूसरे साहब का नाम है रिचर्ड रिचर्ड स्मैली, ठीक है? और तीसरे साहब का नाम है रॉबर्ट एफ कर्ल। इन तीनों के बारे में एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, कहेगा मुझे बताओ ये 3 लोग हैं, इन तीनों को नोबेल मिल चुका है क्या? हाँ, नोबेल मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। काहे के लिए मिला था? ये मिला था इसी फुलरिंग के लिए, ठीक है? कब मिला? 1996 के लिए 1996 में मिला
और ये किस विधा में मिला है? आप बताओगे ये मिला है रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये तो बात हो गई फुलरीन का इतिहास की। अब आ जाओ C60 की बात कर लें। C60, ये 60 लिखा है। C60 के बारे में अगर आपसे पूछे दो चार बातें, तो दो चार बातें यहाँ से भी याद रखो। आपसे पूछेगा मुझे बताओ सबसे पहला और सबसे आम खोजा गया फुलरीन कौन था? तो बताओगे C60। भूलना नहीं, सबसे पहला और सबसे आम, सबसे आम खोजा गया फुलरीन। भूलना नहीं, क्या बताओगे? यही बताओगे C60। अच्छा C60 लिखा है तो इसमें 60 क्या है? ये हैं 60 कार्बन के परमाणु। आपसे पूछे कि इसमें कार्बन के परमाणु, ये मुझे बताओ कितने हैं? तो क्या बताओगे? 60 है। किसकी तरह दिखता है? अर्थात ये दिखता किसकी तरह है? आप बताओगे ये दिखता है फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह। चूंकि गोल है इसलिए इसे हम बकी बॉल कह सकते हैं। बकी बॉल इसे कहा जाता है। ठीक है। एक अन्य नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं बक मिनस्टर फुलरीन। बस इतनी सी बातें हैं, याद रखो। C60 के बारे में क्या आपने पढ़ा? सबसे पहला और आम खोजा गया फुलरीन था। कार्बन के परमाणु 60 हैं यहाँ पे, और फुटबॉल की तरह दिखता है। बकी बॉल इसे कहा जाता है या बकमिस्टर फुलरीन कहा जाता है। वहीं फुलरीन के बारे में और अगर आपसे पूछ ले तो 1996 में इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेराल्ड टोटो, इस्माइली और कर्ल महोदय को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस संस्थान, कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके वैज्ञानिकों ने ये प्रदर्शित किया कि एक सामान्य फेरो इलेक्ट्रिक पॉलीमर में नैनो गोल्ड की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से इसकी पायरो इलेक्ट्रिक क्षमता में वृद्धि होती है? फिर से एक बार पढ़ दें, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान देना। कह रहा है कि अभी हाल ही में ऐसी कौन सी संस्था है जिसके वैज्ञानिकों ने ये प्रदर्शित किया है कि एक सामान्य फेरो इलेक्ट्रिक पॉलीमर में, किसमें? सामान्य फेरो इलेक्ट्रिक पॉलीमर में नैनो गोल्ड की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से इसकी पायरो इलेक्ट्रिक क्षमता में वृद्धि होती है। क्या बताओगे? संस्थान का नाम है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भूलना नहीं बिल्कुल भी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जरा देखो, दो तीन बातें समझते हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान की हम बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है, ये एक संस्थान है जिसको INST कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। क्या बता सकते हो ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? भूलना नहीं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हिंदी में कहें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसे कहा जाता है। ठीक है। कहाँ पर है? आपसे लोकेशन पूछ सकता है, तो स्थान बता दो। मोहाली। ये मोहाली कहाँ का? पंजाब का। मोहाली पंजाब। और क्या बता सकते हो आपकी इसकी स्थापना कब होती है? हाँ, स्थापना हुई थी जनवरी में। जनवरी बोले तो 2013 वाला जनवरी, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, आजकल इसके निदेशक कौन है? हालांकि इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन इनके निदेशक हैं अनिंद दत्ता। अनिंद दत्ता। अच्छा, ये जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान है, इसकी स्थापना हुई है 2013 में। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसकी स्थापना को मंजूरी ये मिल चुकी थी 2008 में। ठीक है, 2008 में। तो ये तो बात हो गई संस्थान की। DST के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? ये दो बातें आप याद, दो बातें नहीं बल्कि तीन बातें आप बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसमें से दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों। किस विभाग के अंतर्गत आता है और कौन से स्थान पर है ये। यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ो जरा। एक हम योजना के पास आपको लिए चलते हैं, एक मिशन के पास लिए चलते हैं। नैनो मिशन। नैनो मिशन, ये नैनो मिशन भारत का है। ठीक है। इसमें मुझे ये बताइए, नैनो मिशन की शुरुआत, नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? 2007 में, बता देना।
कितनी राशि से इसे शुरू किया गया था? लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि से भारत सरकार ने नैनो मिशन को शुरू किया था। क्या मुझे बता सकते हो कितने साल के लिए शुरू किया गया था? शुरू में ये 5 साल के लिए 5 साल के लिए इसे शुरू किया गया था। 3 बातें हो गई, याद रखना। अब मेरा सवाल ये है कि इस नैनो मिशन का लक्ष्य क्या है? नैनो मिशन का लक्ष्य साधारण है, जैसे बुनियादी अनुसंधान संवर्धन कार्य करना। इसके अलावा नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास में योगदान देना, मानव संसाधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देना। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, अर्थात व्यापक उद्देश्य वाला ये एक प्रोग्राम है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? नैनो मिशन भारत शुरुआत 2007 से। कितने रुपए से शुरू किया गया? 1000 करोड़ से। 5 साल के लिए शुरू किया गया था। और उद्देश्य क्या है? नैनो प्रौद्योगिकी का विकास करना। लिख लो इसका उद्देश्य। नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो प्रौद्योगिकी का विकास करना। ठीक है? ये था इसका उद्देश्य। ये तो बात हो गई नैनो मिशन की। और आगे बढ़ें? 2 ईयर्स हैं। ये 2 ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन-कौन से वर्ष हैं ये? एक वर्ष है 1985 1985 और एक वर्ष है 2008। ठीक है? एक वर्ष है 1985 और एक वर्ष है 2008। क्या हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर हुआ क्या? 1985 में होता ये है कि एक विभाग बना। ये कौन-सा विभाग था? इसको बोलते हैं वैज्ञानिक, भूलना नहीं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। अनुसंधान विभाग, ये विभाग बनता है। ठीक है? 2008 में क्या हुआ? 2008 में एक दरअसल अधिनियम बना था। एक अधिनियम बना। अब ये जो अधिनियम बनता है, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम। बोर्ड अधिनियम। और इसी अधिनियम के माध्यम से एक बोर्ड बनाया जाता है 2009 में, जिसको कहा जाता है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। ठीक है? SERB। यहाँ तो बात समझ पा रहे हो आप हमारी? आगे बढ़ें। तो ये तो आपके लिए ईयर महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको एक पहल की तरफ लिए चलता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में योजनाएं और पहलों पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है? हालाँकि स्टैटिक जीके भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन जो वर्तमान में चल रही योजनाएँ हैं या कुछ समय पहले सरकार के द्वारा शुरू करी गई योजनाएँ थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको। देखो, एक हम पहल के पास आपको लिए चलते हैं। ये पहल कौन-सी है? इस पहल को कहा गया है IMPRINT, इम्प्रिंट। अब सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसे कहते हैं इम्पैक्टिंग, गौर करते रहना। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म होगा इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पहल। टेक्नोलॉजी पहल, ये इसका पूरा नाम है। अब आपसे ये पूछेगा कि ये जो पहल है, ये कौन से मंत्रालय इसे रन करा रहे हैं, या हम कहें कौन से मंत्रालयों की एक पहल है। तो याद रखना, एक तो शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था, इसको ले लो। और एक ले लो DST को, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन मंत्रालयों की ये एक पहल है। ठीक है? भूलोगे तो नहीं। इम्प्रिंट को याद रखो, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पहल। शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। अब वापस आ जाओ। तीसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन। मैं लिए चलता हूँ आपको चौथे में। चौथे को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है किस विभाग के संस्थान अब यहाँ पर विभाग पूछा है आपसे। अब संस्थान का नाम दिया है। कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नैनो पदार्थ क्वाजी 2D अल्फा टेल्यूरियम नैनो शीट्स को फेरोमैग्नेटिक अवस्था में विकसित करने का तरीका खोजा है, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली की खपत कम हो जाती है। फिर से एक बार पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल में पूछ क्या रहा है? सबसे पहले तो विभाग पूछ रहा है। कह रहा है कौन से विभाग के अंतर्गत ये संस्थान आता है? कौन से संस्थान का नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उत्तर तो आपको मिल गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे पढ़ लो जरा, हो सकता है एग्जाम में आपसे यही स्टेटमेंट पूछ ले।
इसने क्या विकास किया है कि एक टीम ने नैनो पदार्थ क्वाजी 2D अल्फा टेल्यूरियम नैनोशीट्स को फेरोमैग्नेटिक अवस्था में विकसित करने का एक तरीका खोजा है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली की खपत कम हो जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया मुझे ये बताओ कि ऊतक संवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? ध्यान रखो, रट्टा मार लो, ये कई बार सवाल रिपीट हुआ है। इसे कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? वास्तव में ऊतक संवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, सोमा क्लोन किसे कहा जाता है? एक शब्द सुने हो आप लोग? सोमा क्लोन। दरअसल ये जो सोमा क्लोन है, ये आनुवांशिक रूप से जो पौधे हैं, पौधे के किसी भी भाग के विकसित मूल पौधों के समान होता है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सोमा क्लोन है वो सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के माध्यम से किसी भी पौधे की कारिक भागों को विकसित किया जाता है इसके माध्यम से। तो फिफ्थ का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ये डेफिनेशन याद रखना। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 क्या कह रहा है? कह रहा है इंसुलिन की दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक बात समझना, ये दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। श्रृंखला ए, श्रृंखला बी आपस में जब जुड़ती हैं तो किस बंध के माध्यम से जुड़ती हैं? ये जुड़ती हैं डाई सल्फर बंध के माध्यम से। याद रखो, भूलना नहीं, डाई सल्फर बंध। फिर आ जाओ सेवेंथ में। सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है आईपीआर का पूरा नाम बता दो। सिंपल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है इसको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ए होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, आईपीआर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको रिवीजन हम करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ। आईपीआर क्या पढ़ा अभी आपने? आपने पढ़ा, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहेंगे इसको। फिर मुझे बताओ, एक वर्ष है 1856। आओ जरा चलते हैं 1856 के पास। 1856 में क्या हुआ? 1856 में हुआ ये कि एक कानून अधिनियमित किया जाता है जिसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार पर कानून। और ये जो कानून 1856 में अधिनियमित किया जाता है, ये पूरी तरह से ब्रिटेन पर आधारित था। पहले कानून का नाम लिख लो। 1856 में, गौर करना, बौद्धिक संपदा अधिकार पर बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कानून का अधिनियमन किया जाता है, या कानून अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, 1856 में। अब सवाल मेरा ये है कि ये जो 1856 में कानून अधिनियमित किया गया था, ये कानून किस पर आधारित था? सवाल ये पूछा जाता है, किस पर आधारित था? ये आधारित था ब्रिटिश पेटेंट पर, या हम कहें ब्रिटिश पेटेंट कानून 1852, 1852 पर ये आधारित था। सवाल भूलना नहीं बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा? 1856 में बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कानून अधिनियमित किया जाता है। ये कानून किस पर आधारित था? ये कानून आधारित था ब्रिटिश पेटेंट कानून 1852 पर। ठीक है, भूलना नहीं। आगे बढ़ें। देखो, यही 1856 को फिर से ले लेते हैं। ये अधिनियम कौन सा था? ये अधिनियम था 6 1856 का। अब इसके बारे में आपसे सीधा सवाल पूछेगा, कहेगा मुझे बताओ कि ये किससे संबंधित था? ये था पेटेंट से संबंधित। अर्थात पेटेंट से संबंधित पहला कानून कौन सा है? क्या बता सकते हो? पहला कानून भारत में। आपसे सीधा सवाल पूछेगा, मुझे बताओ पेटेंट से संबंधित भारत में पहला कानून कौन सा था? तो बताओगे यही वाला अधिनियम 6 1856। ठीक है, भूलना नहीं। आगे बढ़े, एक अधिनियम और उठा लो। अधिनियम 13 1872, 1872। इसके बारे में क्या बात याद रखनी है? बस एक ही बात याद रखनी है। कौन सी? इसे एक नए नियम से जाना गया। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया पैटर्न और
डिजाइन संरक्षण अधिनियम, पैटर्न और डिजाइन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? एक ईयर और है, ये आपसे ईयर्स भी याद रखना, कूट बना के पूछ सकता है सवाल, एक तरफ ईयर्स लिख देगा और एक तरफ इनके टाइटल लिख देगा और कहेगा मैच करा डालो। फिर ऐसी स्थिति में आपको ईयर याद करने पड़ेंगे, है ना? एक वर्ष और है, 1911, 1911। 1911 में कौन सा अधिनियम आया था? ये आया था भारतीय भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम। ठीक है, भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911। अब वापस आ जाओ, सारे के सारे ये फैक्ट्स याद होने के चाहिए आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ट्रिप्स में आई मतलब क्या है? आपने ट्रिप्स का नाम सुना होगा, ट्रिप्स जिसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना? तो ट्रिप्स का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो नाम तो पता ही होगा आपको। इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई फॉर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। मैं यहाँ पर कुछ समझौते लिख रहा हूँ, लिख लो इनको। एक तो आप लिख लो वेनिस पेटेंट कानून, मुझे बताओ ये कब आया था? और चूंकि ये दुनिया का पहला था इसलिए इसको याद रखना। इसके अलावा फिर मुझे बताओ पेरिस समझौता पेटेंट के लिए, ये कब हुआ था? दोनों ईयर्स महत्वपूर्ण है। ये 1474 में आया था। और पेरिस समझौता कब हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए? 1883। दोनों ही ईयर्स महत्वपूर्ण है, आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है, याद रखो। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में चलो। 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है यूरोप में पहली संहिताबद्ध पेटेंट प्रणाली ये कब आई थी, जिसने आविष्कारों को नए और सरल उपकरणों पर अस्थायी एकाधिकार प्रदान किया था? अभी अभी मैंने बताया था आपको एक वर्ष, कौन सा? 1474, है ना? ये आया था 1474, यानी यूरोप में ये पहली संहिताबद्ध पेटेंट प्रणाली थी, याद रखना इसको। और आगे बढ़ो जरा, प्रश्न नंबर 10 में आ जाओ। 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम पेरिस कन्वेंशन, ये कब लागू हुआ था? ये पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था? बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए उठाया गया ये पहला कदम था। अभी मैंने आपको बताया था पेरिस कन्वेंशन का ईयर क्या बताया था, याद करो, 1883। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1883 पेरिस कन्वेंशन। और ये जो ऑप्शन दिया है इसको आप ए कर लो। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11 क्या कह रहा है? 11 में कहा गया है कि भाई ये जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, ये भारत में बौद्धिक संपदा के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसे कब स्वीकृत किया गया था? ये सवाल पूछ रहा है आपसे। सिंपल है, फिर से देखो, सिंपल सवाल पूछ रहा है। कह रहा है कि ये जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, भारत ने इसे कब स्वीकृत किया? ये सवाल है। 12 मई 2016, याद रखो, 12 मई 2016। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन बातें मैं आपसे पहले साझा कर लूँ इसी नीति से संबंधित। नीति कौन सी है? इस नीति को कहा गया है राष्ट्रीय बौद्धिक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संपदा अधिकार नीति। ठीक है, इस नीति का अनुमोदन ये हुआ कब है? ये हुआ है 12 मई को, 12 मई 2016 को। मेरा सवाल ये है कि ये नीति बनाई किसने? सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये नीति बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई? कौन कौन इसमें शरीक रहा है? तो इसमें एक मंत्रालय का नाम याद रखो। नाम क्या है इसका? इसका नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और इसी में एक विभाग है जिसको बोलते हैं औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग। संवर्धन विभाग। अब सवाल ये बनता है कि ये जो विभाग है, ये क्या काम करता है? दरअसल यही है जो आईपीआर नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। याद रखो, यही है जो जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अच्छा, ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तो किसकी नोडल एजेंसी है? इसकी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, इसके निर्माण के लिए
और साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन के लिए, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। यहाँ तक बात समझ पाए? तो बातें याद रखो। 12 मई 2016 ये डेट आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? अब वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। चलो हम आपको लिए चलते हैं 12 के पास। ठीक, देखो 12 में क्या कह रहा है? जस्ट वेट। हाँ, 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य रखती है? तो नीति है, ये कौन से उद्देश्य रखेगी? बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन, ठीक है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन संबंधी उद्देश्य या बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण और व्यवसायीकरण के माध्यम से अधिकारों का मूल्य प्राप्त करना, ये भी सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। 13 को ध्यान से पढ़ो। ये लिखा है निपम, NIPAM। ये क्या है भाई? ये एक मिशन है बौद्धिक संपदा से संबंधित। याद रखो, ये स्वच्छता से संबंधित मिशन है ना, देश नीति से संबंधित दस्तावेज है नहीं, व्यापक सर्वेक्षण प्रणाली है नहीं, ये एक बौद्धिक संपदा से संबंधित मिशन है। शुरुआत करें निपम के बारे में जानने के लिए। आओ देखो, NIPAM। सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है पूरा? इसको बोलते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल IP है ना, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा IP, और ये हो जाएगा अवेयरनेस मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। ठीक, ये है इसका पूरा नाम। याद रखोगे, NIPAM का पूरा नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। कुल मिला के हम इसको हिंदी में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, जागरूकता मिशन। क्या मुझे बता सकते हो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत याद रखो 8 दिसंबर को। शुरुआत होती है 8 दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021 से इसको शुरू किया गया। अब मुझे बताओ, ये जो निपम है, इसका, या हम ऐसे कहें इसका कार्यान्वयन, या हम कहें इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? इसकी क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में मुझे बता दो। सबसे पहले मंत्रालय पता है आपको? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है? ये मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, शायद आपने नाम सुना होगा। नाम है इसका बौद्धिक संपदा कार्यालय, बौद्धिक संपदा कार्यालय। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं बौद्धिक संपदा पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क नियंत्रण जनरल कार्यालय। तो ये कार्यालय है इसका क्रियान्वयन एजेंसी। ठीक है, निपम के बारे में इतनी बातें याद रखो। एक योजना और है, बौद्धिक संपदा से ही संबंधित है। इसको बोलते हैं कपिला, कपिला। ठीक, कपिला कार्यक्रम। तो कपिला कार्यक्रम के बारे में कौन-कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कपिला, इसका पूरा नाम पता हो। इसको कहते हैं कलाम। APJ अब्दुल कलाम वाला है कलाम। कलाम प्रोग्राम फॉर, जस्ट वेट, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। आपसे कपिला का पूरा नाम पूछे तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अब आपसे पूछेगा ये प्रोग्राम शुरू कब हुआ? तो शुरू कब हुआ ये क्या बताओगे? आप बताओगे 15 अक्टूबर को 2020 को। भूलना नहीं ये डेट, 15 अक्टूबर 2020 को इसको शुरू किया जाता है। हिंदी में कहें तो कलाम बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साक्षरता और जागरूकता अभियान आप कह सकते हो। जब इसको शुरू किया गया था, गौर करना, जब इसको शुरू किया गया था किसके नाम से शुरू हुआ है? APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से। उस समय कलाम साहब की 89th, 89वीं जयंती मनाई गई थी, 89th। तो उसी अवसर पर इसको शुरू किया गया था। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो कार्यक्रम है, ये कौन सा मंत्रालय
इसे रन करा रहा है? मंत्रालय जरूर याद रखना, भूलना नहीं। ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, भूलोगे तो नहीं। उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, जो ये पूरा नाम लिखा है इसी में से उद्देश्य निकल आएगा। जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें बौद्धिक संपदा संबंधी नवाचारों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये दोनों योजनाएं मैंने आपको बता दी, दोनों योजनाएं आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। नीपम कहते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, 8 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ। क्रियान्वयन एजेंसी है बौद्धिक संपदा कार्यालय। कपिला, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम है, 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। और कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कहा जाता है। कलाम साहब की 89th एनिवर्सरी पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 89वीं। अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सीधे चलते हैं 14 में। 14 को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ये कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ये कब शुरू किया गया था? ये 2021 में शुरू किया गया था, जागरूकता मिशन। ठीक है, 14 के बाद अब आ जाओ 15 में, ध्यान से पढ़ो। कह रहे एमएसएमई इनोवेटिव योजना के बारे में पढ़ लो और कौन सा सही विकल्प है वो बता दो मुझे। एमएसएमई इनोवेटिव योजना, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम एमएसएमई मंत्रालय की इंक्यूबेशन, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स योजना का एकीकरण है। क्या ये सही है? हाँ, ध्यान दो फिर से, क्या लिखा है? एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम एमएसएमई मंत्रालय की इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर योजनाओं का एकीकरण होगी। सही है, ये तीनों योजनाएं अलग अलग इकाइयों के रूप में काम करेंगी जिसमें आपसी सहयोग और जुड़ाव होगा। ये भी सही है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अब आ जाओ 16 में। 16 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ लोकार्नो समझौता ये किससे संबंधित है? ये बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ये हुआ था 1968 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है भैया एक समझौता है जिसको कहते हैं लोकार्नो समझौता। लोकार्नो समझौता, ये समझौता अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है तो ये याद रखना बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो आप बताओगे 1968 में। तो 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं और 2-3 सवालों पर नजर होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब आ जाओ 17 में। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 26 अप्रैल को। रट लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। तो यहाँ पर आ जाओ, कुछ बातें हम आपको बता दें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस डेट कौन सी है? 26 अप्रैल। और इस 26 अप्रैल को क्या मना रहे हैं? मना रहे हैं हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अभी अभी 2026 गुजरा है, गुजरा नहीं है, अप्रैल गुजर चुका है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमने मना लिया होगा अप्रैल में। तो मुझे थीम बता दो 2026 की, यही आपको याद रखनी है। क्या है थीम? ये है बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा और खेल। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, शुरू करो, शुरू करो नवाचार। ये है इसकी थीम, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को, क्या बता सकते हो पहली बार कब मनाया गया? पहली बार, पहली बार मनाया गया 2001 में, 2001। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताता हूँ। यहाँ पर आओ, करंट से संबंधित है, दो बातें बताता हूँ बल्कि। एक तो आ जाओ आप WIPO के पास, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। क्या बता सकते हो इसके अभी अभी महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक कौन है, क्या बता सकते हो? आप बताओगे डारेन टांग। ठीक है, भूलना नहीं, टैंग। और एक भारत से है, भारत से कौन है? भारत से हैं, इनका नाम है जस्टिस प्रतिभा सिंह। आपसे पूछेगा जस्टिस प्रतिभा सिंह के बारे में, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही? कहते हैं कि जस्टिस प्रतिभा सिंह को 2025 2027 यानी 2 साल के लिए, ध्यान देना कितनी अवधि के लिए? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया।
अच्छा, अब सवाल ये बनता है काहे का अध्यक्ष बनाया गया है? क्या डब्ल्यूआईपीओ का अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान दो। प्रतिभा सिंह के बारे में आपको बात ये याद रखनी है कि इनको 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है डब्ल्यूआईपीओ के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का। तो ध्यान दो, आपसे प्रतिभा सिंह के बारे में पूछे, क्या बताओगे? प्रतिभा सिंह, जस्टिस प्रतिभा सिंह, ये डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशकों के सलाहकार बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 2025 से लेकर 27 तक। और डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक कौन है? डारेन टैंग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 17 के बाद हम आपको लिए चलते हैं 18 में। 18 में कह रहा है कि वर्ष 2026 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धिक संपदा और खेल। तैयार हो जाओ, शुरू करो नवाचार, यही सही हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, अब आ जाओ 19 में। 19 क्या कह रहा है? 19 को पढ़ो जरा एक बार। 19 में कह रहा है कि भाई 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ध्यान से समझना, वर्ष कौन सा है? 1949। एक समिति का गठन किया गया। आपसे पूछेगा किस वर्ष समिति का गठन किया गया, तो आप बताओगे 1949। ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? इस समिति का उद्देश्य था भारत के तत्कालीन पेटेंट कानून की समीक्षा करना। तो ये गठित हुई है टेक चंद्र साहब की अध्यक्षता में। ठीक है, टेक चंद्र साहब की अध्यक्षता में। एक बार इसको फिर पढ़ते हैं और जरा देखना बारीकी से पढ़ते हैं इस बार। देखो, एक समिति का गठन हुआ। कब हुआ इस समिति का गठन? 1949 में। इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? बख्शी टेकचंद्र साहब की अध्यक्षता में। ये समिति ने क्या किया? इसका उद्देश्य था भारत के तत्कालीन पेटेंट कानून की समीक्षा करना। ये था इसका उद्देश्य। क्लियर हो गई बात सारी? तो आ जाओ वापस। चलो लिए चलते हैं हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए। वर्ष था 1949, 1949, 1949। ठीक, वर्ष है 1949। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति का नाम है बख्शी टेकचंद्र। तो बख्शी टेकचंद्र की अध्यक्षता रही और इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हो गया। समझते जाना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये बख्शी टेकचंद साहब कौन है? ये उस समय जो एक हाई कोर्ट है जिसको बोलते हैं लाहौर हाई कोर्ट, कहते हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, यानी सेवानिवृत्त हो गए थे ये। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो आपको पता ही होगा। क्या था उद्देश्य? भारत में पेटेंट कानून की समीक्षा करना। ठीक है, भारत में पेटेंट कानून की समीक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। और ये जो पूरी की पूरी समिति है, ये किस अधिनियम से संबंधित है? अधिनियम याद रखना, ये अधिनियम है 1911 का, जिसको कहते हैं भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911। लिख लो, भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये सारी बातें फिर से एक बार समझो। 1949 में समिति बनती है बख्शी टेकचंद साहब की अध्यक्षता में। ये कौन थे? लाहौर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसका उद्देश्य था समिति का कि भारत में पेटेंट कानून की समीक्षा करना। और इस समिति की जद में आया भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ वापस। अब मैं लिए चलता हूँ आपको 20 में। 20 नंबर को ध्यान से पढ़ो। जरा सही विकल्प देख लो कौन से हैं अपने हिसाब से। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री 1940 में बना था क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में बना था क्या? हाँ, ठीक है। ट्रेडमार्क नियम 2017 में आए थे? हाँ, ये भी सही है। पेटेंट अधिनियम 1965 में नहीं आया था, ये गलत है। 1, 2 और 3 सही होगा। 1, 2 और 3 सही होगा। अब वापस आओ, कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखना। 1940, 1940, 1940 में याद रखना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की स्थापना होती है। रजिस्ट्री की स्थापना होती है।
1999 1999 में क्या होता है? ट्रेडमार्क अधिनियम बनता है। ट्रेडमार्क अधिनियम। सन 2017 में क्या होता है? 2017 में ट्रेडमार्क नियम ये बनते हैं। हालांकि 2002 में भी बने थे और फिर 2017 में भी इनको संशोधित किया गया था, तो 2017। इसके बाद 1970 में क्या होता है? 1970 में पेटेंट अधिनियम अधिनियम ये आता है अस्तित्व में। तो ये 4 ईयर्स हैं, बिल्कुल भूलने नहीं है। मैच कराने के लिए इसी प्रकार से सवाल बना सकता है। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है भैया देखो, राजीव गांधी एक संस्थान है जिसको बोलते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सबको पता होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ बातें और हम आपको बताते हैं। ये संस्थान है, नाम क्या है इसका? राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान। तो मुझे बताओ, ये संस्थान कहाँ है? ये जो संस्थान है जिसको हमने कहा था राजीव गांधी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंस्टीट्यूशन, तो ये जो संस्थान है ये कहाँ पर है? स्थान मुझे बता दो। ये है नागपुर में। भूलना नहीं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय अभी आपने बताया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। लिख लो इसको, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अच्छा, ये जो आईपीआर है, आईपीआर मतलब समझते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर में पेटेंट को, या हम कहें आईपीआर को, एक नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है अनुसंधान अनुसंधान और विकास गतिविधियों का बैरोमीटर। भूलना नहीं इसको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? आप बताओगे आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है, यानी 22 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2018 में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन, शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा बौद्धिक संपदा मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए डीपीआईआईटी ने कौन सी योजना को शुरू किया? योजना को शुरू किया गया है डीपीआईआईटी के द्वारा। ठीक, तो ये योजना कौन सी है? इसको कहते हैं SPRIHA। हिंदी में इसको कहा जाता है SPRIHA। इसे कहा जाता है समग्र शिक्षा और अकादमिक जगत के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में शिक्षण और अनुसंधान योजना। बात समझ पा रहे हो? आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 22 का ए। तो इसे ध्यान दो, SPRIHA को, यानी ये योजना है जिसे शुरू किया था डीपीआईआईटी ने 2018 में, किसके लिए? बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और साथ ही साथ बौद्धिक संपदा मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये योजना कौन सी है? ये योजना है समग्र शिक्षा अकादमिक जगत के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में शिक्षण और अनुसंधान योजना। 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ 23 में। 23 नंबर में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 2003 में। इसको बोलते हैं IPAB। आईपीएबी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इसके बारे में कई सारी बातें। लिखा मैंने IPAB। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड। अपीलीय बोर्ड कहा जाता है इसे। ये एक, दरअसल ये एक वैधानिक निकाय है। ये एक वैधानिक निकाय है। क्या आप बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको स्थापित किया गया था 15 सितंबर को। 15 सितंबर 2003 को इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मंत्रालय है वाणिज्य मंत्रालय, या हम कहें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर एक बात मुझे बताइए, इससे संबंधित कौन सा अधिनियम है?
अधिनियम, याद रखना ये है ट्रेड मार्क अधिनियम। ट्रेड मार्क अधिनियम ये कौन से मतलब ईयर बताओ? 1999, 1999। 1999 का ट्रेड मार्क अधिनियम। क्या ये वर्तमान में संस्था है, चल रही है, काम चालू है? नहीं, वर्तमान में ये वर्तमान में ये संस्था बंद हो चुकी है। ठीक है, तो एक दरअसल अध्यादेश जारी किया गया था सरकार के द्वारा। इसको कहते हैं न्यायिक सुधार अध्यादेश। न्यायिक सुधार अध्यादेश। और ये अध्यादेश 2021 का है। कहते हैं 2021 के अध्यादेश न्यायिक सुधार अध्यादेश से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक, तो ये है आईपीएबी यानी बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड। एक वैधानिक निकाय था। 15 सितंबर 2003 को बना था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत ये अस्तित्व में था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर मैं आपको लिए चलता हूँ 24 के पास। 24 को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 1967 में स्थापित विश्व बौद्धिक संपदा गठबंधन सॉरी संगठन डब्ल्यूआईपीओ की प्राथमिक भूमिका क्या है? डब्ल्यूआईपीओ की प्राथमिक भूमिका क्या है? विशेष रूप से सीमा पर डिजिटल चोरी के लिए नागरिक उपचार और आपराधिक प्रतिबंधों का प्रबंधन करना, या फिर विकासशील देशों में सभी पेटेंट प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना, या फिर विश्व व्यापार रहस्यों और अप्रकाशित जानकारी के लिए एक विशेष रजिस्ट्री के रूप में काम करना, या फिर प्रमुख संधियों की देखरेख करना और वैश्विक बौद्धिक संपदा नीतियों और मानकों के सामंजस्य को बढ़ावा देना। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का उद्देश्य पूछा है आपसे। काहे का उद्देश्य? डब्ल्यूआईपीओ की भूमिका पूछी है आपसे, है ना, कि ये करेगा क्या। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ो जरा। 25 देखो, कह रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये विकसित एवं प्रबंधित किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा। रट लो बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें फैक्चुअल हैं, ये पता होनी ही चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये विकसित और प्रबंधित किया जाता है CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा। यहाँ तो बात समझ पा रहे हो हमारी? और आगे बढ़ो, 26 में आ जाओ। 26 कह रहा है कि 29 मई 2025 को किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव को मनाया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने। याद रखना, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। तो 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर चलो आप 27 के पास। 27 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया था, ये है नागपुर में। 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ 27 के बाद सीधे 28 में। पढ़ो इसको। कह रहा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 को कंप्यूटर प्रोग्राम भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 को कंप्यूटर प्रोग्राम को साहित्यिक रचनाओं के रूप में संरक्षण प्रदान करने के लिए किस वर्ष संशोधित किया गया था? एक बार इसको फिर पढ़ो। कह रहा है कि ये अधिनियम है 1957 का कॉपीराइट, इसे संशोधित किया गया है। इसे कह रहा है कि कब संशोधित किया गया था? अच्छा, संशोधित क्यों किया गया? संशोधित करने के पीछे उद्देश्य था कंप्यूटर प्रोग्राम को साहित्यिक रचनाओं के रूप में संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे संशोधित किया गया था। कब किया गया? याद रखना, ये किया गया है 1994 में, 1994 में। ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखना, आपसे उद्देश्य पूछ के सवाल पूछेगा, कहेगा कि इस उद्देश्य के लिए कब संशोधित किया गया था, तो आप बताना 1994, 1994। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 29 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुए? वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए थे? 1991 में, या फिर 2009 में, 1999 में, या फिर 1986 में? ये पूछ रहा है आपसे। वैश्विक संकेत यानी इंडिकेटर्स की बात हो रही है। अब ये कौन सा अधिनियम है? आओ जरा देखते हैं। यहाँ पर आओ। देखो, भारत में गौर करना, भारत में भौगोलिक भारत में भौगोलिक संकेतक की हम बात अगर करें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए कौन सा अधिनियम है पता है आपको? पता होना चाहिए। अधिनियम है 1999, 1999। ये मुझे बताओ, ये तो आया 1999 में, लेकिन ये लागू कब से हुआ है? आपसे लागू वाली तारीख पूछ रहा है। 15 सितंबर से। 15 सितंबर
15 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ है, ठीक है? और भौगोलिक संकेतक से एक याद रखो, आपको दार्जिलिंग चाय के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो दार्जिलिंग चाय है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जीआई टैग जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद है। पहला उत्पाद है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और इसे जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद है, तो कब ये जीआई टैग मिला था? 2004, 2005 में इसे जीआई टैग मिला था। तो पहला उत्पाद मुझे बताओ जिसे जीआई टैग मिला है, ये है दार्जिलिंग चाय, ठीक है? और जीआई से संबंधित अधिनियम 1999 में और लागू कब हुआ है? 2003 में। आपसे पूछ रहा है कि ये जो संकेतक है, ये लागू कब हुआ? तो सारे के सारे ही गलत हैं। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया था? सवाल फिर से सब पढ़ो। सवाल फिर से ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि ये अधिनियम है 1999 का। ये अधिनियम कौन सा है? भौगोलिक संकेतक वाला अधिनियम है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए इसे लागू किया गया था? कौन सा है इनमें से जिसके दायित्वों के अनुपालन के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन को लागू किया गया था, इंडिकेटर अधिनियम को लागू किया गया था? ये आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ याद रखना, भूलना नहीं। अब आ जाओ दो तीन बातें कर लें। हम आपको लिए चलते हैं डब्ल्यूटीओ के पास। डब्ल्यूटीओ नाम तो पता ही होगा, विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ इसकी स्थापना, आप बताओगे 1995। मुझे बताओ इसका हेडक्वार्टर, आप बताओगे जेनेवा में है। मुझे बताओ यहाँ पर दरअसल डब्ल्यूटीओ इससे पहले ये गैट था, है ना? चलो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 30 के बाद सीधे चलो 31 में। 31 को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि आईएसओ 9002-008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किसके साथ संबंधित है? यानी कि आईएसओ 9001-2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो है वो किसके साथ संबंधित है? मूल सिद्धांत और शब्दावली के साथ, या निष्पादन के सुधार के लिए दिशा निर्देशों के साथ, या ग्राहक संतोष के साथ, या फिर गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यकताओं के साथ? ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है? 32 में आ जाओ। 32 क्या कह रहा है? 32 में कहा गया है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 आधिकारिक तौर पर किस तारीख से लागू हुआ था? क्या पता है? 1970 लागू हुआ था 1972 से 20 अप्रैल। इसके अधिकांश जो धाराएं थीं वो 20 अप्रैल 1972 से ही लागू हुई थी। अब आ जाओ 33 में, 33 में। 33 क्या कह रहा है? कह रहा है 1957 में किस समिति की सिफारिशों ने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रारूपण को अधिक प्रभावित किया था? फिर से समझो क्या कह रहा है ये। कह रहा है मुझे बताओ 1957 में किस समिति की सिफारिशों ने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रारूपण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? मुदलियार समिति है, राधाकृष्णन है, या फिर आयंगर समिति है? आयंगर सही हो जाएगा, आयंगर समिति। आओ देखो, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 1957 के पास, 1957 के पास। 1957 में हुआ क्या? 1957 में हुआ ये कि एक समिति थी, इस समिति का नाम था एन राजगोपाला अयंगर, ठीक है, भूला नहीं। एन राजगोपाला अयंगर ये समिति थी। ये समिति बनाई गई और इस समिति के पीछे उद्देश्य क्या छोड़ा गया? अर्थात इस समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो पेटेंट कानून है, गौर करना, जो पेटेंट कानून है, पेटेंट कानून में संशोधन की जांच करना, संशोधन की जांच करना, ये था इसका उद्देश्य। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो 57 के बाद एक वर्ष आता है 1959, 1900 1959, 1959, 59 ही तो बोलेंगे 59 को। चलो भाई, 1959 में ये जो एन गोपाला अयंगर समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, इसने अपनी पेश कर दी रिपोर्ट। बात समझते जाना। और ये किससे संबंधित है? पूरा का पूरा अयंगर समिति, इसने किस अधिनियम के लिए काम किया था? दरअसल ये जब इसने एक रिपोर्ट सौंपी थी 1959 में,
तो इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम को कहा जाता है 1970 का अधिनियम, ठीक है? इसे कहा जाता है 1970 का अधिनियम। और ये लागू फिर कब हुआ था? ये लागू किया गया था 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1972 को। बस इतनी बातें हैं, याद रखो। 1957 में एक समिति बनती है, ध्यान दो फिर से, एन राजगोपाला अयंगर समिति। इस समिति का उद्देश्य था पेटेंट कानून में संशोधन की जांच करना। और फिर 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1970 के अधिनियम को जन्म दिया जाता है और ये अधिनियम फिर आगे चल के 20 अप्रैल 1972 से लागू किया गया था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें। जस्ट वेट। 33 हो गया। 33 के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ 34 के पास। 34 को ध्यान से पढ़ो। 34 में कह रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था, याद रखना इसको। ये अपनाया था 1985 में। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। 35 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति ये किस वर्ष घोषित करी गई थी? याद रखना 2007 में। 2007। 36 देखो। 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन दिए हैं, इन पर विचार कर लो। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। ये गलत होगा, ध्यान रखो। ये गलत होगा, भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अ, अपीलीय बोर्ड नहीं है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। हाँ, एक अपीलीय बोर्ड, लेकिन इसे फिर खत्म कर दिया गया है अब 2021 के अध्यादेश के माध्यम से। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये सही हो जाएगा। पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के लिए पात्र नहीं है? ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 37 में आ जाओ। 37 को पढ़ो जरा ध्यान से। 37 में कह रहा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, इनको पढ़ो और फिर सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यह दोहा विकास एजेंडा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में, है ना? पढ़ो इसको। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। सही है, ठीक है। और दूसरे में आ जाओ। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। फिर से समझो सेकेंड स्टेटमेंट को। कह रहा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ये भारत में आईपीआर आईपीआर यानी कि जिन्हें कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है। क्या ये सही है? हाँ, दोनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 का सी ऑप्शन, ठीक है। और ये जो लिखा है ना दोहा विकास एजेंडा, यहाँ पर दोहा विकास एजेंडा संबंधित है विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम व्यापार वार्ता के दौर से। इसको याद रखना। और आगे बढ़ो जरा, 38 में आ जाओ। 38 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किसके द्वारा तैयार की गई है? ये मैंने अभी आपको बताया था। ये तैयार करी गई है सूचना, तो गलत होगा। ये तैयार करी गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा और औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के द्वारा। तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने चाहिए। बी और डी ऑप्शन, हाँ ठीक है। यहाँ दिया है बी और डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ 39 में। 39 को ध्यान से पढ़ो। 39 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार ढांचे के भीतर 1977 की बुडापेस्ट संधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर साफ साफ आपसे पूछ रहा है, मुझे बताओ बुडापेस्ट संधि का प्राथमिक उद्देश्य। अब यहाँ पर आओ जरा, सबसे पहले आप की पॉइंट लिख लो। जब भी कभी सवाल आपसे पूछेगा तो आप ये की पॉइंट्स ढूंढोगे ऑप्शंस में। लिखो संधियां और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां और साथ ही साथ उनसे संबंधित विषय, ठीक है। तो संधियां और उनसे संबंधित विषय आप देख लो। एक संधि होती है पेरिस, जिसे कहा जाता है पेरिस अभिसमय। पेरिस अभिसमय, ये जो पेरिस अभिसमय हुआ है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पेटेंट से और डिजाइन से। पेटेंट और डिजाइन से संबंधित है। एक संधि हुई जिसे कहा गया बर्न अभिसमय,
ये बर्न अभी समय किससे संबंधित है? आप बताओगे कॉपीराइट से। बस इतनी बातें याद रखनी है। ये की पॉइंट्स हैं, आपसे यही की पॉइंट्स पूछे जाएँगे। फिर इसके बाद बर्न के बाद आ जाओ बुडापेस्ट के पास। बुडापेस्ट अभिसमय ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव से। बुडापेस्ट के बाद आ जाओ माराकेश के पास। माराकेश अभिसमय ये किससे संबंधित है? ये है दृष्टिबाधित से। ठीक है, ये है दृष्टि बाधित से। माराकेश के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ मैड्रिड अभिसमय के पास। ये जो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस थी या संधि थी, ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। मैड्रिड के बाद आप आ जाओ पेटेंट सहयोग संधि के पास। तो पेटेंट सहयोग संधि ये संबंधित है ग्लोबल फाइलिंग से। ग्लोबल फाइलिंग से। बस इतनी बातें याद रखो। पेरिस अभिसमय पूछे तो पेटेंट से संबंधित है। बर्न पूछे तो कॉपीराइट से संबंधित है। बुडापेस्ट पूछे तो सूक्ष्म जीव से संबंधित है। माराकेश पूछे तो दृष्टिबाधितों से संबंधित है। मैड्रिड पूछे तो ट्रेडमार्क से संबंधित है और पेटेंट सहयोग संधि के बारे में पूछे तो ग्लोबल फाइलिंग से संबंधित है। ठीक है, अब वापस आ जाओ, मिला लो। लिखा है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट मैंने क्या बताया था? बुडापेस्ट बताया था सूक्ष्म जीव। यहाँ पर देखो कहाँ सूक्ष्म जीव लिखा है, ये लिखा है, यही सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो। लिखा है माराकेश संधि। ये किससे संबंधित है? मैंने माराकेश में बताया था दृष्टिबाधित। तो ये लिखा है दृष्टिबाधित। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ 41 में। 41 में क्या कह रहा है? बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? और बर्न मैंने क्या बताया था? कॉपीराइट से। देखो यहाँ कहाँ कॉपीराइट लिखा है। सिनेमेटोग्राफिक गलत है, फोनोग्राम गलत है, ट्रेडमार्क तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्रेडमार्क संबंधित है मैड्रिड से। तो अगर मैड्रिड होता तो ट्रेडमार्क सही हो जाता। साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट है ना? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के ये जो मैंने टेबल लिखाई है, आपको इस टेबल को तैयार रखना है बिल्कुल हर हाल में। रट्टा मार लो इस टेबल को। कभी कभी आपको ऐसे मैच कराने के लिए दे देगा, ऊपर नीचे इनको कर देगा और टेबल बना देगा, कूट बना देगा, कहेगा लिख लो मैच करा डालो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है विपो, WIPO, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में। यहाँ पर आओ जरा, दो तीन बातें एक्स्ट्रा याद रखो। WIPO, गौर करना, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए, फिर इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए क्या भारत भी इसका सदस्य है, अगर है तो कब बना। तीन बातें। 1967 में इसकी स्थापना होती है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और भारत इसका सदस्य बना है 1975 में। 1975 में भारत इसका सदस्य बन गया। अब वापस आ जाओ। 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं लिए चलता हूँ अब आपको 43 की तरफ। 43 में क्या कह रहा है? WTO, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1995 में। ठीक है, याद रखो। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें आ जाओ 44 में। 44 में कह रहा है ट्रिप और ट्रिम ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं WTO से। ट्रिप और ट्रिम, ट्रिप और ट्रिम कहा गया है ना? देखो ये लिखा मैंने TRIP, ट्रिप हो गया। फिर मैं लिख दिया TRIM। ठीक, जो ट्रिप और ट्रिम लिखा है, सबसे पहले इसके पूरा नाम पता हो आपको। इसका पूरा नाम क्या है? ये WTO से संबंधित जुड़े समझौते हैं, ध्यान रखना। इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लिख लो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर यहाँ पर ट्रिम्स लिखा है। ट्रिम्स का मतलब क्या है? इसको कहते हैं रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट या हम कहें मेजर्स। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हैं?
ये डब्ल्यूटीओ से आप कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं गैट से संबंधित हैं। अच्छा, ये गैट क्या है? आओ जरा इसके बारे में भी देख लो। अभी मैंने कहा गैट, देखो, GATT, इसका पूरा नाम आपसे पूछेगा, क्या कहोगे? आप बताना। इसको कहते हैं जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट्स ऑन किस पर? टैरिफ, टैरिफ्स एंड ट्रेड, एंड ट्रेड, ये है इसका पूरा नाम। गैट का पूरा नाम है, GATT का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या आप बता सकते हो इसको कब स्थापित किया गया था, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और कितने देशों के साथ हुई थी? 23 देशों के साथ हुई थी। या हम कहें 23 इसके संस्थापक देश हैं। 23 देश मिले और गैट की स्थापना कर दी। ठीक। और स्थापना तो हुई है 1948 में। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा कि गैट के लिए हस्ताक्षर कब हुए थे, या हम कहें गैट की स्थापना के लिए समझौता कब हुआ था? समझौता, इसको और याद रखना, ये अक्टूबर में हुआ था, 1947 में, 1947 के अक्टूबर में। ठीक है, अब वापस आ जाओ। आपसे बोल रहा था ट्रिप और ट्रिम, ये किससे संबंधित है? ट्रिप और ट्रिम संबंधित है WTO से। या अगर ऑप्शन में गैट दिया होता तो गैट से हो जाते। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 45 में चलो। 45 में कह रहा है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम, ये किस वर्ष में पारित किया गया था? पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। 1970 बता दो इसको। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। 46 देखो क्या कह रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा देशों और संबंधित लोगों से उचित प्राधिकरण के बिना, प्रतिपूरक भुगतान के बिना जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? जस्ट वेट, इसको फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों के द्वारा देशों और संबंधित लोगों की उचित प्राधिकरण के बिना, यानी उचित अनुमति के बिना, प्रतिपूरक भुगतान के बिना जैव संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे क्या कहोगे? उसे जैव संचय नहीं कहोगे, जैव उपचार भी नहीं कहोगे, उसे कहोगे आप बायोपायरेसी। सी ऑप्शन। अब इसी को अलग प्रकार से सवाल पूछ सकता है आपसे। कैसे? आपसे पूछेगा जैविक संसाधनों की चोरी को क्या कहा जाता है? आप बताना बायोपायरेसी। फिर अगर आपसे पूछ ले क्या, कि मुझे बताओ बायोपायरेसी का क्या तात्पर्य है, तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि प्रामाणिक अनुमति के बिना जैव संसाधनों का दोहन बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अलग अलग प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से सवाल पूछे, घुमा फिरा के बनाए, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर आ जाओ 49 में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? आप बताओगे मानो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। याद कर लो इसको, मानो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 में क्या कह रहा है? 51 में कह रहा है कि भाई भारत में भौगोलिक संकेत GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प की पहचान कर लो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 10,000 GI टैग तक पहुंचना है। यहाँ पर ये इफेक्ट याद रखना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री साहब ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक का? ये निर्धारित किया है 140, यानी कि 10,000 GI टैग तक पहुंचना, ये लक्ष्य हासिल करना सरकार का लक्ष्य है 2030 तक। फिर इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक GI टैग वाले उत्पाद हैं, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। तो यूपी में क्या सबसे ज्यादा है? हाँ, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, ये भी स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अलग से फैक्ट पूछा जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। ठीक है। ई ऑप्शन 51 का हो जाएगा ई। इसके बाद और आगे बढ़ो जरा, 52nd में आ जाओ। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है भौगोलिक संकेत GI टैग की समय सीमा समाप्त होने की अवधि कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था 10 साल। फिर 53 में क्या कह रहा है? 53 में कहा गया है कि भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का सरकार का है? क्या बताओगे? आप 2030 बता देना। ठीक है। 54 में आ जाओ जरा। चमन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में खबरों में छाए एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे है? यहाँ पर आओ, मैंने मैड्रिड के बारे में आपको बताया था, ये टेबल याद जरूर रखना। कहाँ गया? हाँ, ये है मैड्रिड, ये संबंधित है ट्रेडमार्क से। ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडमार्क। फिर यहाँ पर आओ, क्या कह रहा है 55 में? कह रहा है सोमा क्लोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सोमा क्लोन का उत्पादन होता है पादप ऊतक संवर्धन के माध्यम से। ठीक है? दरअसल आनुवांशिक रूप से समान वे पौधे जिन्हें सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से या पौधों के कायिक भागों से विकसित किया जाता है, वो सोमा क्लोन प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 55 का। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 55 के बाद 56 में। कह रहा है भारत में कॉपीराइट सुरक्षा की निर्धारित अवधि क्या है? कॉपीराइट सुरक्षा की निर्धारित अवधि क्या है? ये आपको पता होगा, लेखक के जीवन काल और साथ ही साथ 60 वर्ष। भारत में 60 वर्ष है, याद रखना। 57 क्या कह रहा है? 57। इसमें कहा गया है कि ट्रिप्स, अभी अभी मैंने ट्रिप्स के बारे में बताया था, डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्स का सही पूर्ण रूप है? ट्रिप्स का सही पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, यानी बौद्धिक अधिकारों के लेन-देन संबंधी पहलू। ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर आ जाओ 58 में, 58 में क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि किस अंतर्राष्ट्रीय वार्ता ने ट्रिप्स समझौते में पेरिस और बर्न सम्मेलनों को शामिल किया है? गौर करना। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता है जिसने ट्रिप्स समझौते में पेरिस और बर्न सम्मेलन को शामिल किया है? इसे कहते हैं उरुग्वे दौर की वार्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का ए। ठीक है। अच्छा, ये जो उरुग्वे दौर की वार्ता है, इसी वार्ता में डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था। याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस दौर की वार्ता में डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था। तो उरुग्वे दौर की वार्ता में ही डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था। और ये जो वार्ता है, ये चली कब से कब तक थी? 1986 से लेकर 1994 तक ये चली थी। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 59 में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रिप्स समझौते से संबंधित है। ट्रिप्स ये किससे संबंधित है? ये आईपीएस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन में देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस ऑप्शन में है? टैरिफ व्यवस्था से संबंधित है। भाई, ट्रिप्स का तो सीधा संबंध है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो बौद्धिक संपदा से आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब आ जाओ 60 में क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में एक पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से कितने वर्षों तक वैध रहता है? पेटेंट के बारे में पूछ रहा है आपसे कि बताओ ये कितने वर्षों तक वैध रहता है? बता दो 20 साल तक। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल याद हो आपको। 20 साल तक। 60 का। 61 में क्या कह रहा है? कह रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पापा किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिताश्री लिवेन हॉक को कहा जाता है, बी ऑप्शन। लिवेन हॉक को। अब आ जाओ 62 में, 62 क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 9 अगस्त को नहीं मनाते हैं, 8 सितंबर को भी नहीं मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यहाँ पर आओ जरा। देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। गौर करना, ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ये मनाते हैं हम 11 मई को। तो 11 मई तो निकल चुकी है 2026 वाली। बोलो भाई, क्या बता सकते हो इसकी थीम? हाँ, बता सकते हैं। क्या नाम इसकी थीम क्या है? थीम को कहते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। जिम्मेदार नवाचार, ये है इसकी थीम, ध्यान रखो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। 2026 की थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ये पहली बार कब मनाया गया? क्या बता सकते हो? 1999 में, 1999 में। और 1999 प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अच्छा, ये किसकी याद में मनाया गया था? ये ऑपरेशन शक्ति की याद में मनाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। अब वापस आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा 11 मई। जस्ट वेट, हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 62 का सी। अब आ जाओ 63 में। 63 कह रहा है नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन, जिसे कहते हैं नैनो मिशन, ये कब शुरू किया गया था? 2007 में। 2007 में शुरू किया गया था। देखो, ये पता होना चाहिए आपको, नैनो मिशन।
कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया था, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं शुरुआत में ही। 2007 में इसे शुरू किया गया। एक तारीख है 28 फरवरी। विज्ञान की दृष्टि से क्या बता सकते हो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बताइए। इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भूलना नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और मुझे बताओ अभी ये जो 2026 बीत चुका है, यानी 28 फरवरी जो बीत चुकी है, इसमें थीम क्या थी? इसकी थीम थी विज्ञान में महिलाएं। ठीक है, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को विकसित भारत को गति देने वाली गति देने वाली, ये है इसकी थीम। भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। 2026 की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली। ठीक है, अब वापस आ जाओ। 63 के बाद सीधे हम आपको लिए चलते हैं भाई 64 में, 64 में। 64 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती हुई तकनीक है। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कार्बन नैनो ट्यूब में विद्युत के साथ साथ तापीय चालकता भी होती है। बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब में उच्च तन्यता कत होती है। ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? 65 में कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब ये किसके द्वारा आविष्कृत की गई थी? आंसर याद रखना इसको, सूमियो लिजिमा। रट लो बिल्कुल। कार्बन नैनो ट्यूब, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? सूमियो लिजिमा के द्वारा। अब आ जाओ 66 में। 66 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्राफीन क्या है? ये कार्बन का एक मिश्र धातु है या फिर कार्बन की नैनो संरचना है? कार्बन की नैनो संरचना। देखो, इसके बारे में दो तीन बातें आप याद रखो। मैं बात कर रहा हूँ ग्राफीन की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफीन की। कई सारी बातें हैं जो आपसे साझा कर लें। दरअसल ग्राफीन के बारे में याद रखो, ये क्या है? ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। इसके अलावा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन की नैनो संरचना। नैनो संरचना। ठीक। अच्छा, ग्राफीन के अलावा और भी कई सारे आप याद रखो कार्बन के अपरूप, जैसे चाविट, या फिर आपने नाम सुना होगा बकमिस्टर फुलरीन। फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन, या फिर आपने अभी ग्राफीन शब्द लिखा। तो ये सब क्या हैं? सवाल आपसे पूछे कि ये सब क्या हैं, तो आप बताओगे ये हैं कार्बन के अपरूप हैं। ऐसे स्टेटमेंट आपसे बना के पूछ सकता है। फिर आ जाओ यहाँ पे ग्राफीन के पास। ये लिखा है ग्राफीन। ठीक है, मुझे बताओ इस ग्राफीन की खोज के लिए कौन जिम्मेदार है? दो शख्स के नाम याद रखना। एक का नाम है आंद्रे आंद्रे ग्रेम, और एक जनाब का नाम याद रखो, नोवोसेलोव। ठीक, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ग्राफीन क्या है? तो आप बताओगे कार्बन की नैनो संरचना। 67 के पास चलो जरा। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वांटम डॉट के बारे में बता दो मुझे। ये क्या है? तो नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दर्शी प्रतिबिंब है, या फिर रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप है, या फिर एक कल्पित नैनो रोबोट है, या फिर अर्धचालक नैनो संरचना है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आओ जरा देखते हैं। लिखा है क्वांटम डॉट। एक एक लाइन के सवाल आपसे या फिर स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखा है क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट। अब इसमें जरा आओ देखो दो तीन बातें। ये क्या है? स्टेटमेंट याद रखना जो मैं लिख रहा हूं। ये अति सूक्ष्म ये अति सूक्ष्म नैनो स्केल क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल हैं। इसके अलावा क्वांटम डॉट के बारे में अगर आपसे पूछे ये काहे के बने होते हैं, तो आप बताओगे ये बने होते हैं अर्धचालक पदार्थ से ये बने होते हैं। इसके अलावा अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं, तो एक तरह से हम इनको कह सकते हैं ये अर्धचालक नैनो संरचना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पाए? एक सवाल और मुझे बताओ क्वांटम से
अगर आपसे सीधे सवाल पूछ दे कि मुझे बताओ क्वांटम सिद्धांत ये किससे संबंधित है, कौन जनाब हैं जो क्वांटम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, आप बताना। मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और आगे बढ़ें, एक काम और करते हैं, दो बातें और मैं आपको बताता हूँ। एक तो याद रखना, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। आपसे अगर पूछे कि मुझे बताओ ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है ये किस अवधि के लिए चालू है, तो 2023 से लेकर 2031 के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चालू है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, ये अभी चर्चा में रहा है, करंट की खबर है, याद रखना। नैनो टेक्नोलॉजी में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे क्यों चर्चा में रहा, कहते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इसने बनाया है। लिख लो, भारत का भारत का पहला स्वदेशी भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इसने बनाया है। तो इस वजह से आप भूलोगे नहीं ये सारी की सारी बातें। अब आ जाओ 68 में, कह रहा है गोलीय फुलरीन को क्या कहा जाता है, इसे बक्की बाल कहा जाता है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आ जाओ कहाँ चलें, 69 में चलें। देखो, कह रहा है फुलरीन कितने कार्बन परमाणुओं से बना होता है, मैंने आपको बताया था 60, C60 बताया था ना शुरुआत में ही। फिर लिखा है कौन सा फुलरीन कार्बन अपरूप रासायनिक सूत्र है, C60 याद रखो। 71 में आ जाओ, 71 क्या कह रहा है, कह रहा है 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड क्रोक और रिचर्ड इस्माइली कार्बन के किस अपरूप की खोज की थी, तो बता दो फुलेरीन की खोज की थी इन्होंने। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रसायन वाला। पहचाना जाने वाला पहला फुलेरीन कौन सा है, C60 है पहचाना जाने वाला पहला फुलरीन। और देखो, कह रहा है फुलरीन कार्बन का अपरूप है, बिल्कुल ठीक है। इसकी खोज किसने की है, शीले का नाम नहीं आता है, फैराडे का भी नाम नहीं आता है, हाइजेनबर्ग का भी नाम नहीं आता है, हेइसेनबर्ग का नाम नहीं आता है। इसका नाम आता है रिचर्ड इस्माइली का। हालांकि 3 लोग थे, लेकिन ऑप्शन में चूंकि एक ही दिया है तो आप इसी को मारोगे। ठीक है, अब आ जाओ 74। हम कुछ सवाल और करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी और भी कई सारे टॉपिक से। लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन। क्वेश्चन नंबर 74 इसका हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन। यहाँ से दो शब्द हैं, देखो यहाँ से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी से। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस शब्द से संबंधित अगर सवाल आयोग ने बनाए तो 3 प्रकार से बना सकता है। एक सवाल आपसे पूछेगा, मुझे बताओ ये जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है ये किसने दिया। आपसे पूछेगा ये शब्द कब दिया, और आपसे पूछेगा ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके पिता किसे कहा जाता है। 3 पॉइंट बिल्कुल रटे होने चाहिए। शब्द किसने दिया, नाम बताओ। आप बताओगे नोरियो नोरियो तानीगुची। ठीक है, नोरियो तानीगुची ने ये शब्द दिया है। कब दिया, 1974 में दिया। पापा कौन कहे जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, नाम है रिचर्ड रिचर्ड फैनमैन। ये 3 बातें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अब आ जाओ 70, कहाँ चलें, 75 में। 75 क्या कह रहा है, कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया है किसने और कब दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था नोरियो तानीगुची ने दिया है 1974 में। फिर 76 के पास चलो, कह रहा है कि भारत में 1856 को लागू बौद्धिक संपदा अधिकार किस अधिनियम पर आधारित था। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, कौन से अधिनियम है ये, 1856 का भारत वाला है। तो ये किस पर आधारित था, ये आधारित था 1852 के ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाओ 77 में। 77 में कह रहा है कि नैनो तकनीक में नैनो का अर्थ क्या है और इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, यानी ये शब्द कहाँ से आया है। नैनो का अर्थ होता है पौना, बहुत छोटा, और ये एक ग्रीक शब्द है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 78 में। 1 नैनोमीटर कितना होता है, सारे के सारे अब नैनोमीटर से सवाल करेंगे हम लोग। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ये होता है 10 नैनो, नैनो मतलब पावर में आ जाएगा 9। तो आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -9।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अब इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखो। ऐसा सवाल बनाया तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर, ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, ठीक? तो देखो 10 टू द पावर -9, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ से हट जाएँगे, यानी 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। अब अगर हम एंगस्ट्रॉम में बदलें, क्या लिखेंगे? तो लिख दोगे आप 10, और एंगस्ट्रॉम है तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, है ना? और ये बचा कितना? 10 टू द पावर -9 बचा, तो एक प्रकार से ये भी सही हो गया। ए, बी और सी तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी कि आपने केवल और केवल मीटर वाला ही रटा है। अगर यूनिट भी चेंज करने के लिए पूछे या बोले, तो आपको यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए। 80 में आ जाओ। नैनो टेक्नोलॉजी में किस पैमाने पर काम किया जाता है? नैनोमीटर पर काम किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 81, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक आज रखते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।